बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या है, इकरारुल हसन और यासिर शामी का नाम जिसमें आया, आयशा अकरम और रैम्बो का नाम जिसमें आया, इसमें आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और पे दर पे डेवलपमेंट्स हुई हैं और 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इन पाँचों डेवलपमेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इकरारुल हसन और यासिर शामी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त का आना है और थाने में इस दरख्वास्त को एंटरटेन ना किए जाने के बाद अदालत में मामले का पहुंच जाना है और अदालत ने इसको काबिल समाअत करार देकर अदालत ने इसमें नोटिस जारी कर दिए हैं। क्या हुआ है, किस किस को नोटिस जारी किए गए हैं और ये मुकदमा दरख्वास्त गुजार यासिर शामी और इकरारुल हसन के ख़िलाफ़ क्यों दायर करना चाहता है और अदालत ने इसको क्यों इंपॉर्टेंट समझते हुए यासिर शामी को और इकरारुल हसन को नोटिस किया है कि अपना जवाब दें और अदालत में पेश हों। ये क्या मामला है, ये तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूं, लेकिन पहले जो 4 इंपॉर्टेंट दूसरी खबरें हैं वो शेयर कर दूं यासिर शामी और इकरारुल हसन का, मैं आपको बाद में बताता हूं। देखिए, एक और दरख्वास्त आई है आयशा अकरम और रैम्बो के खिलाफ भी इंदराज मुकदमा की। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दरख्वास्त एक थाने में दायर हुई और ये दरख्वास्त यासिर शामी और इकरारुल हसन के खिलाफ आई थी। इसको 22A-22B की दरख्वास्त कहते हैं और यही दरख्वास्त आयशा अकरम और रैम्बो के खिलाफ भी दायर हुई है। आयशा अकरम और रैम्बो के हवाले से दरख्वास्त गुजार मियाँ तौसीफ़ हैं, ये पहले गए शादरा थाने में। उन्होंने दरख्वास्त दी कि आयशा अकरम और रैम्बो ने एक प्लानिंग के तहत एक सीन क्रिएट किया, एक मनसूबाबंदी के तहत सारा कुछ करवाया और उसके बाद पाकिस्तान की बदनामी हुई। इन लोगों ने एक पाकिस्तान को मुनज़्ज़म साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की और सोचा समझा मंसूबा था इनका, जिसके तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये दरख्वास्त थाने में गई, शादरा थाने में। शादरा थाने से इस दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं हुआ, यानी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब होता यह है कि जब थाने से आपके खिलाफ आपकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो आप चले जाते हैं 22A-22B की दरख्वास्त लेकर अदालत के पास और अदालत में जाकर कहते हैं कि जी देखिए, मैंने एक दरख्वास्त दी और पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, आप पुलिस को हुक्म दें कि मुकदमा दर्ज करें। इस पर हुआ यह कि एडिशनल सेशन जज हैं एजाज गोंदल साहब, उन्होंने इस दरख्वास्त पर अमल करते हुए पुलिस से जवाब तलब कर लिया है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। तो अब अदालत पुलिस को सुनेगी और उसके बाद फैसला करेगी कि अदालत को क्या मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देना है या नहीं देना। तो आयशा अकरम और रैम्बो के खिलाफ भी यानी कि मुकदमा दर्ज होने का इम्कान पैदा हो गया है और अगर मुकदमा होता है तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आयशा और रैम्बो के खिलाफ भी बहुत सारे लोगों का मुतालबा था कि इनको भी गिरफ्तार किया जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो अब ये तलवार इनके ऊपर भी लटकने लगी है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि आयशा अकरम, जो कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि वो PIC में, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बतौर नर्स मुलाजमत करती हैं, यानी सरकारी मुलाजिम हैं। तो सरकारी मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त करने के लिए एक लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है PIC के MS को और ये नोटिस भिजवाया है मकामी वकील रियाज अहमद शाद ने। और रियाज अहमद शाद साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आयशा अकरम सरकारी मुलाजमा हैं, इन्होंने कवानीन तोड़े हैं और कानून यह है कि एक नाजेबा वीडियो नहीं बनाई जा सकती। सरकारी मुलाजिम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता। ये नाजेबा वीडियो नहीं बनाई जा सकती थी या बनाई जानी चाहिए थी। तो सरकारी मुलाजिम ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। अब ये लीगल नोटिस जो है ये भेजा है MS को, जो PIC के MS हैं। अच्छा, अब इस लीगल नोटिस यानी एक आम शहरी का आम दरख्वास्त गुजार किसी भी मामले में किसी भी इदारे को इस तरह से लीगल नोटिस भेजने का मजाज नहीं होता। ये इनके दायराकार में नहीं आता, लेकिन इन्होंने भिजवाया है। अब पता नहीं इनके जहन में, वकील साहब के जहन में क्या होगा। बहरहाल ये ज़रूर हो सकता था कि वकील जो है ये मुकदमा लेकर हाई कोर्ट के पास चले जाते या अदालत के पास चले जाते और पटिशन दायर कर देते और कहते कि ये मुलाजमा हैं, सरकारी मुलाजमा हैं और इन्होंने पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचाया है, कानून को तोड़ा है, इनकी मुलाजमत ख़त्म की जाए। तो अदालत फिर ये फैसला करती। यानी दरख्वास्त गुजार अदालत में तो जा सकता है, लेकिन दरख्वास्त गुजार ने, जो वकील साहब ने लीगल नोटिस भेज दिया है MS को, शायद इसका कोई इतना लीगल स्कोप ना हो, लेकिन बहरहाल ये वकील साहब बेहतर बता सकते हैं उनके जहन में क्या था। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुई है। फिर बाकी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें और हुई हैं। एक तो ये हुआ कि कई दिन से हम बात कर रहे थे कि जो आयशा अकरम हैं वो शनाख्त परेड करेंगी जेल जाकर और जेल में जाकर वो
मुलज़िमों को पहचानने की कोशिश करेंगी। तो अब इस सिलसिले में हतमी चीज़ें तय पा गई हैं और आज अदालत ने 104 मुलज़िमों की शनाख्त परेड के लिए डेट, वक्त और जज का तयन कर दिया है। तारीख तय पाई है 28 अगस्त की, वक्त तय पाया है सुबह 10 बजे का और जज तय पाए हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद रिजवान। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद रिजवान की मौजूदगी में कैंप जेल के अंदर आयशा अकरम सुबह 10 बजे मुलजमान को पहचानेंगी, उनकी शनाख्त करेंगे और बताएंगी कि मुझसे बदसलूकी करने वाले 104 में से कौन कौन लोग हैं। अब पता नहीं क्या उनका एक आम इंसान मेरे सामने से तो अगर 4 आदमी गुजर जाएं तो मुझे पूछे कोई आपके पहचाना, तो और इस कैफियत में तो खैर और भी मुश्किल होता है, मुझे नहीं पता अब वो कैसे पहचान पाएंगी या नहीं। उन्होंने इनिशियल स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुलजमान उनके सामने आए तो वो पहचान सकती हैं। 104 में से उनको कितनी शक्लें याद रही होंगी या कितनी पहचान सकती हैं, ये 28 तारीख को पता चलेगा और अभी तो शायद 300-400 और भी लोग हैं। अच्छा, अब एक तो ये डेवलपमेंट हो गई है। फिर ये है कि आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है। एक मुलजिम हैं आसिफ, जिनको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। मुलजिम आसिफ जो हैं ये अचानक अदालत के सामने पहुंचे, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद के रूबरू पेश हुए और इन्होंने ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी। इनके वकील ने कहा कि मुलजिम जो है इसको डर है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुलजिम ख़ुद मुकदमे में शरीक होना चाहता है या इंक्वायरी में तफ्तीश में शामिल होना चाहता है, तो इसको गिरफ़्तार ना किया जाए, इसको कबल गिरफ्तारी ज़मानत दे दी जाए। इससे पहले भी आप जानते हैं कि उस दिन पहले दिन भी एक मुलजिम जो है वो अदालत के सामने पहुंचकर अपनी जो है वो ज़मानत ले चुका है। फिर एक और मुलजिम आया, तो अब 3 मुलजमान ऐसे हो गए हैं जिन्होंने जो गिरफ़्तार तो नहीं हुए, गिरफ़्तार होने से बच गए और अदालत के रूबरू पेश होकर उन्होंने ज़मानत हासिल कर ली। तो ये 3 हो गए हैं टोटल मुलजिम आसिफ को मिलाकर। आज एक ये भी हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं पहली चीज़ पर वापस आता हूँ इकरारुल हसन और यासिर शामी के हवाले से। इकरारुल हसन और यासिर शामी के ख़िलाफ़ जो इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है, ये भी 22A और 22B के हवाले से है। एक दरख्वास्त गुजार हैं जिनका नाम है मुनीब तारिक एडवोकेट। मुनीब तारिक एडवोकेट थाना शादरा में एक दरख्वास्त लेकर जाते हैं और जाकर पुलिस से कहते हैं कि जो है वो इकरारुल हसन ने बेटी से मुतल्लिक नहायत गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए और नहायत गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल की है। मुल्क की इज़्ज़त को इन्होंने दाव पर लगाया है और इकरार और यासिर ने एक मनसूबाबंदी के तहत एक गैर मुनासिब वीडियो बनाई है, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब ये मुनीब एडवोकेट जो हैं इन्होंने थाना शादरा में जाकर SHO को दरख्वास्त दी। थाना शादरा में इनकी सुनवाई ना हुई और ये फिर अदालत के पास चले गए 22A और 22B की दरख्वास्त लेकर। जब अदालत के पास ये गए तो एडिशनल सेशन जज एजाज़ अहमद गोंदल साहब के सामने जो है वो ये मामला गया। तो अब अदालत ने पुलिस से भी जवाब मांग लिया है कि आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया और साथ ही साथ इकरार और यासिर को भी, इकरारुल हसन और यासिर शामी को भी नोटिस हो गए हैं कि वो 30 अगस्त तक अपने जवाबात जमा कराएं। अब यासिर और इकरार को अपने जवाबात अदालत में जमा कराने हैं, जिसमें वो बताएंगे, जो अपनी वीडियो में वो एक्सप्लेन कर चुके हैं और अपने सोशल मीडिया पर भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन वो अदालत को तहरीरी शक्ल में बताएंगे कि ये मामला क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उनका इस पर मौक़िफ़ क्या है, क्या वाकई ये उन पर जो इल्ज़ाम है कि ये साजिश के तहत और प्लानिंग के तहत हुआ, क्या ये ऐसे था या मामला कुछ मुख्तलिफ है, तो ये तहरीरी जवाब देंगे। जो मैंने कहा कि यासिर शामी और इकरारुल हसन को तलब कर लिया गया है, तो इससे मुराद ये है कि या तो वो खुद पेश हो जाए या फिर अपने वकील के ज़रिए से अपना जवाब जमा करा दें, इतना भी काफ़ी होगा। तो यासिर शामी और इकरारुल हसन के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था मुकदमा दर्ज करने के हवाले से, वो सिर्फ वो उसमें मेजर पॉइंट यही है कि इकरार ने एक तो बेटी के हवाले से, एक मुक़द्दस रिश्ते के हवाले से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो कि उस दरख्वास्त में लिखा हुआ, वो दरख्वास्त मैंने पढ़ी है, तो उसमें एक तो ये लिखा हुआ है और दूसरा उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने एक मनसूबाबंदी की, मुल्क की इज़्ज़त जो है इससे दाव पर लगी है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ये मामला अदालत के पास चला गया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें 2 तो मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्तें इकरार और यासिर के ख़िलाफ़, एक दरख्वास्त में आयशा और रैम्बो के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के, और दोनों को इन सारे में नोटिस हो गए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बाकी जो मामला थे जिसमें नौकरी से बर्खास्त करने का मामला, उस पर भी दरख्वास्त चलेगी कि इनको नौकरी से निकाला जाए, नर्स को, आयशा अकरम को, और इसके अलावा अबूरी ज़मानत के हवाले से भी। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आयशा अकरम के मामले में हुई है। अब इसमें जो ट्रिकी चीज़ है वो ये है कि सारा मामला आकर रुकेगा शनाख्त परेड पर।
मुल्ज़मान की शनाख्त होगी। अब आयशा अकरम कितने मुल्ज़मान को शनाख्त कर पाती हैं? 400 लोगों का कहा गया कि जी 400 लोग थे। ये 400 लोगों को, क्या वो 400 के 400 को शनाख्त कर पाएंगी? और अगर वो नहीं कर पाएंगी तो ये कैसे मामला निपटेगा? तो ये बहरहाल इस पर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं जो आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेंगे कि क्या होता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि यासिर और इकरारुल हसन अपना जवाब क्या जमा कराते हैं और अदालत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देती है या दरख्वास्त को खारिज कर देती है। ये भी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।